पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण पढ़ रहे हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। उसकी दूसरी क्लास होगी। हम लोग अम्ल पढ़ चुके हैं, एसिड पढ़ चुके हैं, क्षार में हम लोग पढ़ना सीखेंगे। आज क्षार पढ़ेंगे। कहेंगे क्षार का दूसरा नाम क्या है? भस्म। क्षार का दूसरा नाम क्या है? भस्म है। और इसे क्षार को अगर पढ़ेंगे तो जो क्षार जो होता है, जो पुरानी परिभाषा पहले दी गई परिभाषा क्या था कि जो क्षार था वह स्वाद अथवा स्वाद के आधार पर, स्वाद कैसा होना चाहिए? कड़वा होना चाहिए। और वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। मतलब वह पदार्थ जो खाने में खाओ, वह पदार्थ जो खाने में कड़वा लगता हो, जिसका स्वाद क्या हो? कड़वा हो, और वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसे क्षारक क्षारक कहलाता है। जैसे सोप, सोप माने साबुन। साबुन क्या बोलेंगे? आर्हेनियस ने दिया सिद्धांत 1884 में। इन्होंने कहा कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पदार्थ को जल में विलय किया जाता है तो वह केवल ऋणात्मक आयन में OH माइनस आयन देता हो, उसे हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, OH माइनस आयन देता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्षार कहते हैं। यही बात लिखी गई होगी। क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित करने पर, वियोजित माने घोलने पर, ऋणावेशित आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH आयन देता हो, क्षारक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भस्म कहते हैं। आगे की बात हुई कि क्षारक के प्रकार, टाइप ऑफ बेस क्या हुआ? आयनन के आधार पर क्षारकों को दो भागों में बांटा गया। मतलब क्षारकों का जो वर्गीकरण किया गया वह आयनन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। आगे की बात हुई, पहला हुआ प्रबल क्षार, जिसे स्ट्रॉन्ग बेस इन इंग्लिश में बोलते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए, वह क्षारक, ऐसा क्षारक जो जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाए, वियोजित होकर के OH माइनस आयन को देता हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार कौन कौन सा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। आगे की बात करें, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज्ड करते हैं, मतलब जब वियोजित करते हैं, तो क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में वियोजित होता है जल में। जब इसको जल में वियोजित करते हैं, ये जो विलयन होगा वह एक्वस होगा। एक्वस माने जलीय, एक्वस माने क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। ये जल में होगा। ये पोटेशियम आयन जो होगा वह जल में होगा। जो पोटेशियम आयन ये जो होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वह जल में होगा। इसे जल को एक्वस बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन, जलीय विलयन। यहाँ पर दुर्बल क्षारक की बात करें, वीक बेस की बात करें, दुर्बल क्षारक वीक बेस की बात करें, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वह दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। वह कौन कौन से होंगे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जलीय विलयन, ये जल में अगर घोलेंगे, जलीय विलयन जो होगा वह क्या देगा? देखिए Al3+, एल्युमिनियम पे 3+ होता है, एल्युमिनियम आयन जो है ये हुआ। उसके बाद 3 हाइड्रोक्साइड के 3 आयन आपको क्या मिलेगा? जल में मिलते हैं। ये बातें आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि हम लोगों ने इसमें देखा क्या कि भस्म का मतलब क्षारक का दूसरा नाम भस्म है। यह क्या होता है? स्वाद के आधार पर, लाल लिटमस पेपर के आधार पर, मतलब लिटमस पेपर के आधार पर, स्वाद के आधार पर क्या करेंगे? इसकी परिभाषा दी गई कि वे पदार्थ जो जिसका स्वाद कड़वा होता है, कसैला होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? भस्म कहते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। सर, वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित करने पर ऋणावेशित आयन, ऋणात्मक आयन के रूप में केवल कौन? हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, OH केवल आयन देता हो, उसे क्या बोलेंगे? क्षार कहते हैं। आगे क्षार को आयन के आधार पर जो ज्यादा OH आयन देगा उसे क्या बोलेंगे? प्रबल। जो कम देगा उसे दुर्बल। तो कहने का मतलब ये है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, जो पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, उसे वियोजित होकर के OH आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
आगे किए इसको वियोजित किया। दुर्बल क्षारक वे क्षारक होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। वो कौन कौन से हो गए? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कौन सा हो गया आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो गया। तो इसको आप नोट करिए, फिर इसके आगे के टॉपिक देखते हैं। आगे की हेडिंग हम लोगों ने ये पढ़ेंगे अम्ल की क्षारकता। देखिए अम्ल की जो क्षारकता है वह पहले जो आपने नाम लिया अम्ल, यही मालिक है। तो अम्ल की जो क्षारकता एक वर्ड जुड़ा है, कहने का मतलब यह है कि किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के प्रतिस्थापन करने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्या होती है? क्षारकता होती है। कहने का मतलब ये जो क्षारकता होती है वो डिपेंड करती है, वो क्षारकता किसके बारे में बताती है? वो अम्ल के बारे में बताती है कि कोई अम्ल है, उसका एक अणु, उस अम्ल का एक अणु, उस अम्ल का एक अणु कितने हाइड्रोजन दे सकता है। तो जितने हाइड्रोजन देगा वह उतने उसकी क्षारकता होगी। कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे कि किसी अम्ल के एक अणु में, किसी अम्ल के, यहाँ पर एक नहीं लिखा, किसी अम्ल के एक अणु में, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यही मालिक है। इसको लिखेंगे कैसे? किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्या कहलाता है? क्षारकता। उस अम्ल की क्षारकता, इसी को बोलते हैं भास्मिकता। क्या बोलते हैं? भास्मिकता। इसी को भास्मिकता क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्या बोलेंगे? क्षारकता बोलेंगे या भास्मिकता कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई क्या कि भाई कोई अम्ल है, ये अम्ल, ये इसके एक परमाणु लो, एक अणु लो। इस एक अणु में, इस अम्ल का एक अणु में से कितने हाइड्रोजन देगा, कितने हाइड्रोजन परमाणु देगा, कितने हाइड्रोजन परमाणु देगा, जितने हाइड्रोजन परमाणु को देता है वही उसका क्या कहलाता है? क्षारकता कहलाता है। वही उसका क्षारकता कहलाता है। यदि एक देगा तो उसे बोलेंगे एक क्षारी, दो देगा तो द्विक्षारी, और तीन देगा तो त्रिक्षारी। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे ये एसिटिक अम्ल है, क्या है? एसिटिक अम्ल है। तो ये जो एसिटिक अम्ल है इसको जब वियोजित करते हैं, इसको क्या करेंगे? वियोजित करेंगे। जब वियोजित करेंगे मतलब अब वियोजन की क्रिया जब होगी, जब उसको घोलेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, क्या? CH3CO, क्या एसीटेट आयन बनता है और आपका हाइड्रोजन प्लस आयन क्या होता है? मुक्त होता है। करेंगे देखिए अब ये परमाणु है किसका? एसिटिक अम्ल का। अब एसिटिक अम्ल का एक परमाणु बोल दिया। एसिटिक अम्ल का एक अणु, एसिटिक अम्ल का क्या बोलेंगे भैया? एक अणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित कर रहा है? जब इसका एक अणु इसके हाइड्रोजन परमाणु को एक को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। इसकी क्षारकता क्या हुई? एक क्षारीय होगा। इसकी क्षारकता एक हो गई। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखिए जैसे H2SO4 ले लो, क्या बोलेंगे? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को वियोजित करेंगे, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जल में वियोजित करते हैं, तो क्या बनेगा? सल्फेट आयन बनता है और प्लस क्या करेगा? 2H प्लस आयन देता है। तो यहाँ पर इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 2 हो गई। इस प्रकार से यदि H3PO4 को हम क्या करते हैं? वियोजित करते हैं, तो इसका क्या बनेगा? ये आपका बना, इस पे कितने चार्ज आएंगे? 3 माइनस चार्ज हो जाएंगे और उसके बाद प्लस कितने होगा? हाइड्रोजन के 3 प्लस आयन बनेगा। इस प्रकार से इसकी क्षारकता कितनी होगी? त्रिक्षारीय है। तो आप लोग को अम्ल की क्षारकता पता हो गई। कहने का मतलब ये है जो क्षारकता है वह डिपेंड करता है कि अम्ल का एक अणु, उस अम्ल का एक अणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित कर सकता है। कहने का मतलब यदि कोई अम्ल है जिसका नाम A है, यदि ये जितने हाइड्रोजन को देगा, इसके एक अणु में से कितने परमाणु हाइड्रोजन को निकल सकता है, प्रतिस्थापित हो सकता है, वही उसकी क्या कहलाएगी? क्षारकता कहलाती है। तो क्षारकता में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। क्षारकता वही है कि किसी अम्ल के एक अणु के द्वारा विस्थापित किए गए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता में कोई डाउट नहीं। इसको नोट करिए, फिर पढ़ते हैं दूसरे।
क्षारक की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ बेस, कहने का मतलब ये है कि इसमें क्षार मालिक होगा। हम लोग क्या करेंगे, किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापित योग्य, क्या भैया, प्रतिस्थापित योग्य OH माइनस आयन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या को किसी एक अणु में, किसी क्षार के एक अणु के द्वारा प्रतिस्थापित योग मतलब विस्थापित किए जाने योग्य OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या, हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या उस क्षार की अम्लीयता कहलाती है, उस क्षार की अम्लीयता कहलाती है। कहने का मतलब ये है OH माइनस आयन किसी क्षार के एक अणु के द्वारा, कोई क्षार है, मान लीजिए ये क्षार है, अब इस क्षार के द्वारा, क्षार के कितने, एक अणु के द्वारा OH माइनस आयन परमाणु अक्सर, क्या बोलेंगे, OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन को विस्थापित किए गए हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ही उस क्षार की क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, क्षारक की अम्लीयता कहलाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक क्षार है और एक प्रबल क्षार है। अब इस क्षार के द्वारा अगर इसको आयनित करेंगे तो पोटेशियम आयन बनेगा प्लस क्या बनेगा, पोटेशियम आयन बनेगा और आपका क्या बनेगा, प्लस OH माइनस आयन बनेगा, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। तो यहाँ पर इस एक क्षार के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु के द्वारा कितने OH माइनस से निकले, एक हाइड्रोक्सिल आयन निकला, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, इस क्षार की अम्लीयता कितनी हो गई, इसकी अम्लीयता 1 हो गई। इसी प्रकार से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वियोजित करें, तो 2 कैल्शियम प्लस OH माइनस आयन कितने मिलेंगे, 2। तो इसकी जो अम्लीयता कितनी हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता, इस क्षार की अम्लीयता कितनी हो गई, 2 हो गई। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या है, क्षारक की अम्लीयता का मतलब यह हुआ किसी क्षार के एक अणु के द्वारा हाइड्रोक्सिल आयन को विस्थापित किए गए हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ही उस क्षार की अम्लीयता कहलाती है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्षार के क्या भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्षार। तो क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण निम्न होते हैं। उसके भौतिक गुण इस प्रकार से देखते हैं। पहली बात, यदि कोई क्षार होगा तो जिसका स्वाद क्या होता है, वे पदार्थ जिसका स्वाद क्या होता है, वे पदार्थ क्या होते हैं, या फिर ऐसे बोलेंगे, ये तो परिभाषा में चला जाएगा। क्या करेंगे, क्षार का स्वाद कड़वा एवं कसैला होता है। क्या बोलेंगे, कड़वा एवं क्या होता है, कड़वा एवं कसैला होता है, या कड़वा होता है, ये बात हुई। दूसरा लिखेंगे क्या कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्या बोलेंगे, क्षार का स्वाद कड़वा कसैला होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और तीसरा लिखेंगे, यह इसका मतलब क्षार का स्वाद, क्षार चिकना होता है, क्षार साबुन की तरह क्या होता है, चिकना होता है। क्षार साबुन की तरह चिकना होता है। चौथा लिखेंगे हम लोग, जो क्षार होते हैं वह संक्षारण की प्रवृत्ति रखते हैं। क्षार जो होते हैं वह संक्षारण की प्रवृत्ति रखते हैं। यह क्या होते हैं, यह संक्षारण की प्रवृत्ति, क्या बोलेंगे, संक्षारण की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन ये ध्यान है, ये अम्ल से संक्षारण की दर इनकी कम होती है। ये संक्षारण होता है, प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब संक्षारण
कि जैसा काम करते हैं वो किसी परत के ऊपर पड़ेंगे तो उसको काट देंगे, लेकिन अम्ल की तरह नहीं काटते हैं। अम्ल भी मतलब ये भी काटते हैं, लेकिन अम्ल का जो गति है वो तेज है, इसकी क्या है, गति कम है। तो इसके चार ये प्रकार के भौतिक गुण है। पहला क्या हुआ, इसका स्वाद कड़वा कसैला होता है। दूसरा आप लोगों ने क्या, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तीसरा ये साबुन की तरह चिकना होता है। चौथा हम लोगों ने ये देखा कि यह जो होते संक्षारण की प्रवृत्ति रखते हैं। आगे इस प्रकार से आप नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके क्षारकों के क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। भौतिक गुण नोट कर लीजिए, इसके बाद पढ़ते हैं रासायनिक गुण। हम लोगों ने इसमें पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, क्या होगा इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस में, धातुओं से अभिक्रिया। पहला रिएक्शन विथ मेटल, आप क्या करेंगे कि धातु क्या बोलेंगे, सक्रिय धातु क्या बोलेंगे, क्षार सक्रिय धातुओं से, क्षार सक्रिय धातुओं से, क्षार सक्रिय धातुओं से, क्षार सक्रिय धातुओं से क्रिया करते हैं। क्रिया करके क्या बनाएंगे, क्षार सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। क्षार सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएंगे, करके हाइड्रोजन लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। एक बात सुनिएगा, धातुओं से क्रिया कर रहा क्षार क्या बनाएगा, आपको लवण बनाएगा और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करता है। तो ये क्या होगा, हम लोग ये देखते हैं कि सक्रिय धातु कौन कौन सी होगी, ये दिक्कत करेगा। मतलब क्षार सक्रिय धातुओं से क्रिया करके आपको क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। चलिए ठीक है, तो आप लिखेंगे धातु, और धातु में कौन सा धातु, सक्रिय धातु, और यहाँ पे क्षार से क्रिया होगी, क्या बनाएगा, यहाँ बनेगा लवण बनेगा, क्या होगा भैया, लवण बनेगा और कौन सा, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। H2 क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इतनी बातें होगी। तो क्षार धातुएं, सक्रिय धातु क्षार से क्रिया करेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्षार धातुएं में जिंक ले लेते हैं। अब जिंक क्रिया करेगा किसके साथ, अगर जिंक क्रिया करा आपके क्षार धातुएं हो गई इसके साथ कैल्शियम सल्फेट के साथ, मान लीजिए क्या हो गया, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दीजिए। तो अब क्रिया कराने के बाद आपको ये तो पता चल गई क्या बनेगा आपका, ये आपको हाइड्रोजन गैस तो मुक्त हो गई। हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। जब हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया तो यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस से यहाँ से ये चीज जब निकलता है, अगर जिंक ये टूटता है क्या होगा, जिंकट, कैल्शियम जिंकट, इसका नाम होगा कैल्शियम जिंकट। इसको नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला गुण कर। अगला पढ़ेंगे दूसरा, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। पहली बात एक वर्ड आपको सीखना है, अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है। कोई अधातु और ऑक्सीजन से क्रिया मिले तो अधातु ऑक्सीजन से क्रिया मिले तो बनेगा अधात्विक ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड में हम लोग ये करते हैं, जैसे कार्बन अधातु है, अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या होता है, कार्बन पे 4+ होता है, ऑक्सीजन पे 2- होते हैं, 2 दूनी 4, तो आप ले लेंगे कितना बन जाएगा, CO2। अब CO2 क्या है, ये अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड है। इस अधातु ऑक्साइड से अगर क्रिया होगा तो कह रहे क्षार अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण बनाता और जल बनाता है। लेकिन वो जो अधातु है वह अधातु क्या होना चाहिए, अम्लीय ऑक्साइड होना चाहिए। तो क्या होगा कि अब इसमें लिखेंगे क्या कि क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या कहेंगे, क्षार अधात्विक अधातु ऑक्साइड से, क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाता, लवण तथा जल बनाता है।
अब क्या करेंगे, अब हमें ये चीज होगा कि क्षार से क्रिया होगी, अधातु ऑक्साइड से बनेगा लवण और जल बनेगा। तो वैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम लेते क्षार, तो क्षार ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम क्या करेंगे, ये बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्षारीय नेचर का होता है, क्षार होता है, क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, इसकी क्रिया कराएंगे किससे, अधातु ऑक्साइड। ये अधातु ऑक्साइड में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराइए। तो अब यहाँ पर आपको बनेगा क्या, जल बनेगा। चलो जल निकाल दो, पानी निकाल दो। पानी निकालेंगे तो पानी किससे निकल गया, ये पानी निकल गया। अगर यहाँ पे पानी निकल जाता है तब फिर क्या बनता है, पानी निकलेगा, उसके बाद आपका लवण बनेगा। और लवण का मतलब ये होता है कि एक का प्लस और दूसरे का माइनस। यहां से जब ये निकला कौन सा पानी निकलेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर निकल जाएंगे। तो बनेगा क्या, अब यहाँ पे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। आपका मिलेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब संगमरमर का सूत्र है। ये कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र है। संगमरमर, ताजमहल मुमताज बेगम, शाहजहां ने बनवाया, मुमताज बेगम के याद में क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया। जो ताजमहल के पत्थर हैं वो संगमरमर के हैं, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो बुझा हुआ चूना से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अधातु ऑक्साइड से क्रिया कराने पर कार्बन क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर, और उसके बाद क्या बना, जल बना। तो इसको आप नोट करिए, ये क्षार के रासायनिक गुण दो ही थे, खत्म। हाँ, एक बातें और होती हैं, जब क्षार किसी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, और क्या बनाता है, पानी बनता है, लवण और पानी बनता है। और उसके क्षार का जो गुण होता है, क्षार का गुण नष्ट हो जाता है और अम्ल का भी गुण नष्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं उदासीन अभिक्रिया भी बोलते हैं। और दूसरी बात, एक गुण और है इसका, रासायनिक गुण एक और है, यदि किसी क्षार को गर्म करते हैं, यदि किसी क्षार को गर्म करते हैं तो पानी निकल जाता है। तो एक दूसरा गुण है। ये दोनों, लेकिन दो बातें आपको बोर्ड में ये जब बातें याद रखना है। पहला, किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वहां पे लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और दूसरा क्या होता है कि यदि कोई क्षार किसी अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो आपको वहां पर लवण बनेगा, और क्या बनता है, लवण बनेगा, और उसके बाद जल बनता है। दो बातें हो जाती है। तो दो गुण आपको मेनली आपको देखने हैं, उसके गुण तो बहुत से होते हैं, आप ये भी तो हाई स्कूल में 2 ही गुण आपको पढ़ने हैं, और बाकी तो बहुत से गुण होते हैं, पर हमें 2 गुण सीखनी है। जो गुण हमने सीखा, पहला क्या, धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, और अधातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या क्या होगा। दोनों बातें आप सीख गए। एक में पहले में क्या बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, लवण बनता है, और दूसरे में अधातु ऑक्साइड से क्रिया होगी तो जल बनेगा, और वहां पे भी लवण बनता है, साल्ट बनता है। इसको नोट करिए, फिर आगे की चीज पढ़ते हैं हम लोग। इसका उपयोग, क्षारकों के उपयोग पढ़ेंगे। सब कुछ तो पढ़ ले, क्षार मतलब क्षार क्या होता है, क्षार के क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, क्षार की परिभाषा देख लिए। उसके बाद क्षार के अब क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। तो क्षार, बहुत से क्षार होते हैं, पर हमें कुछ क्षार को देख लेते हैं, उसका उपयोग क्या है। जैसे यहाँ पर पहला आप देखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका उपयोग वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है। वस्त्र में कहाँ पर, देखिए, जब पहले हम वस्त्र का उपयोग जो होता है, कपड़े होते हैं, उसको रंगाई किया जाता है, रंगाई में हम अम्ल का प्रयोग कर लेते हैं। तो जब अम्ल का प्रयोग करते हैं तो अम्लता के गुण को समाप्त करने के लिए एंटी एसिडिक के रूप में हम कहते हैं, उसको प्रति अम्ल बोलते हैं, इंग्लिश में एंटी एसिडिक बोलते हैं। वस्त्रों को अप्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, मतलब उसके अम्लीय गुण को समाप्त करने में। अब तो पहला बात ये क्लियर होता है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्रों में अम्लता के गुण को समाप्त करने के लिए किया जाता है। एक बहुत से गुण हैं इसके, बहुत से उपयोग है, पर आपको छोटी सी एक चीज सीखनी, थोड़ा सा सीखना है। आप देखिए दूसरा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे बोलते हैं विरंजक छोड़, इसको ये तो बिना जल का है, इसी को निर्जलीकरण जब किया जाता है तो वहां पर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वहां पे करते हैं। और अमोनियम लवण को बनाने में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग है। अब किसका इस्तेमाल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सहायता से अमोनियम लवण भी बनाए जाते हैं। अब ये रह गई बात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन बनाएंगे, जो कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट पाउडर होता है, इसे अपमार्जक बोलते हैं।
आगे धावन सोडा बोलते हैं, जिसको उत्तर Na2CO3 10H2 जिसका सूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साबुन बनाएंगे, साबुन को विशेष रूप से पढ़ेंगे आगे, साबुन क्या होता है, मार्जक क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, ये जानते हैं कि साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है साबुन बनाने में, धावन सोडा बनाने में। आगे की बात करेंगे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब चूना, कौन सा चूना, जो लोग चूना खाते हैं वो वाला चूना, मतलब ये चूना वो होता है जो बिना बुझा हुआ चूना है। अभी इस बुझे हुए चूने का उपयोग कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रियल में करते हैं, मतलब उद्योगों में करते हैं, जहाँ चमड़े का उद्योग होता है, चमड़े के उपकरण बनाए जाते हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा बात यह है कि जो चूना होता है वह जल की कठोरता को दूर करने में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जल की कठोरता को खत्म करने के लिए, मतलब उसकी कठोरता को खत्म कर मृदु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, आगे ब्लीचिंग मतलब विरंजक चूर्ण को बनाने में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ उपयोग देखा, कौन कौन से देखा, हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखा, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखा, उसके बाद कौन सा देखा, आपको एक और मिला, कौन सा, ये वाला जो कैल्शियम चूना मतलब बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सभी का उपयोग देखा। इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद दो हेडिंग और पढ़ेंगे, उसके बाद आज के लिए रखेंगे। कह रहा है कि अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया, कहेंगे अम्ल क्षार से अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण बोलते हैं। कैसे कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, अम्ल होगा और क्या होगा, क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, और क्या बनाता है, जल बनाता है। जब अम्ल और क्षार से अभिक्रिया होती है तो न अम्ल का गुण होता है न तो क्षार का गुण होता है। जब अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों समाप्त हो जाते हैं, इसी कारण इस प्रकार इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखते हैं अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, न तो अम्ल का गुण रह जाता है न तो क्षार का गुण। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कह रहे अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या होगा, अब जैसे क्या मान लेंगे, ले लेंगे अम्ल लेंगे प्लस क्या लेंगे, क्षार लेंगे, क्रिया करेंगे, क्या बनेगा लवण बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो अब ये देखिए मान लीजिए HCl लिया, कोई क्षार ले लीजिए, मान लीजिए NaOH लिया, अगर क्रिया करा दीजिए क्या बनेगा भैया, लवण बनेगा, जल बनेगा। पहले जल बना दो, जल कैसे बनेगा, देखिए जल कैसे बनना है, ये ऐसे, इससे जल बन गया, मतलब ये वजह बन गया जल। कैसे, दो H2 हो गए, ये और एक O हो गया, H2O बन गया और NaCl, तो ये बन गया NaCl, ये साल्ट हो गया। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्या, लवण। अब ये लवण में क्या नाम होगा इसका, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, जल है, हाइड्रोक्साइड। तो ये बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। क्या होगा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नोट करिए इसको।
अम्लों या क्षारकों का जलीय विलयन। जल जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, लेकिन यदि किसी अम्ल को क्षार को जब विलय किया जाता है तो उसके आयन हो जाते हैं, उसी आयन के कारण उसमें चालकता आ जाती है और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम उसका इस प्रकार से होगा, कौन सा, H3 और H3O प्लस और प्लस क्या हो गया Cl माइनस। अब यहाँ पर ये बातें हैं, अगर किसी में H प्लस जो है ये अलग हुआ और ये इससे जाकर के संयोग होता है और संयोग होकर के मान लीजिए ये H2O इससे मिलेगा और मिल करके क्या बनाता है, मिल करके बनाता है H3O और ये प्लस, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। एक बात यह है कि अम्ल और क्षारकों से जलीय विलयन क्या होता है, चालक होता है। तो और उसके बाद क्या बोलेंगे कि जब अम्ल का जलीय विलयन जो होता है, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है, इसको लिखेंगे, अम्ल का जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। अम्ल का जलीय विलयन, यहाँ पे लिखेंगे अम्ल का जलीय विलयन क्या होगा, H प्लस आयन देता है, जो बहुत कम अस्थाई होता है। यह अस्थाई जो अस्थाई नहीं होता है, जो अस्थाई नहीं होता है, ये H2O से क्रिया करके, यह H2O से क्रिया करके क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यह हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन कौन सा हो गया, हाइड्रोनियम आयन ये वाला हो गया, कौन सा, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यह स्थायी होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई अम्ल में का जलीय विलयन होगा उसमें H प्लस आयन देगा, वह H प्लस आयन क्या होता है, बहुत क्या होता है, अस्थायी होता है, वह स्थायी नहीं होता है और ये तुरंत जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये तो रही अम्ल की बात। चलिए क्षार की बात करते हैं। क्षार की बात क्या होगा, जब कोई क्षार ले लो, जिसे ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसके क्षारीय विलयन कैसा होगा, जब इसको जल में डालते हैं, जब इसको क्या करेंगे, जल में डालते हैं, जल में वियोजित करते हैं, जब जल में वियोजित करेंगे ये बनेगा क्या, ये बनेगा सोडियम प्लस प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देता है। तो इसी की वजह से क्या होती है, चालकता हो जाती है, इसमें विद्युत चालन का गुण उत्पन्न हो जाता है। मेन बात है हमें ये सीखनी थी कि ये हाइड्रोजन H प्लस आयन जो देता है उसमें हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, अस्थायी रूप धारण कर लेता है। इन्हीं लोगों के कारण क्या होता है, चालकता उत्पन्न हो जाती है। हाँ ये बात है। आज से इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। हम इसी तरह से केमिस्ट्री को पढ़ते रहेंगे, केमिस्ट्री है बाकी सभी सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे। आगे यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।